नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार एकता मार्च के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट किया और आज भी हम उनका योगदान देख रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो पटेल जी के सपनों को साकार करती है। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी आयोजित होगा जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होकर सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण किया और इस अभियान के क्रम में हमें अखंड भारत के शिल्पी सरदार साहब को स्मरण करने का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर अखंड भारत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक जुड़े, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। अगर समाज में कहीं पे कोई विकृति है, नशा की कुप्रथा है, तो नशे के खिलाफ युवाओं के माध्यम से विशेष कैंपेन चलाना, योग और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वस्थ होने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उस अभियान का हिस्सा उसको बनाना, यह इस अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसकी परिणति 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना के साथ पूरे देश को जोड़ने का एक आह्वान किया है, तो इसका रास्ता अखंड भारत से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। तो विकसित भारत की इस आधारशिला को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे। सरदार साहब की जन्मभूमि में जाने के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे और उनको करमसद से लेकर के केवड़िया तक 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा में देश भर से आए हुए युवाओं से मिलने और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद स्तर पर होगा और बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम में समाज के हर एक तबके को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने के इस कार्यक्रम का हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। और इसके बाद संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को और भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का जिक्र किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार पटेल की विरासत को अमर करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी ये प्रतिमा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश
का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, 6 अक्टूबर को केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मांडविया जी ने माय भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च और रन फॉर यूनिटी देश को एकजुटता का संदेश देगा। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी इस उत्सव में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। नवंबर के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। ये खास मौका होगा जब मंदिर का पूरा काम खत्म होने का ऐलान होगा। लाखों भक्तों के लिए ये खुशी की बात है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या का राम मंदिर अब बनकर तैयार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 25 नवंबर को पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची भगवा धर्म ध्वजा फहराएंगे। ये ध्वजा त्रिकोणाकार होगी जो 11 फुट चौड़ी है। ये काम पूरा होने का निशान होगा। ट्रस्ट ने पीएम को न्योता दिया है। 21 नवंबर से 25 तक 5 दिन का वैदिक कार्यक्रम चलेगा। इसमें अयोध्या और काशी के विद्वान आचार्य हिस्सा लेंगे। ये विवाह पश्चिमी का पावन दिन है। जब राम सीता का विवाह हुआ था, मंदिर का पूरा परिसर भक्तों के लिए खुल चुका है। 4 मुख्य द्वारों में से 2 बन चुके हैं। निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अक्टूबर तक सारा काम हो जाएगा। दीपोत्सव के बाद 8 से 10,000 खास मेहमानों को बुलावा दिया जाएगा। हनुमान पथ कॉरिडोर से राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। इससे पर्यटन और व्यापार को फायदा होगा। सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि मंदिर की भव्य दिव्य मंदिर का अंतिम चरण में है, अंतिम स्टेज पर है। दिनों रात वहाँ पर जो है काम चल रहा है, नित्य निरंतर यह जल्दी जल्दी यह काम पूर्ण हो। और 25 नवंबर को जो विदित है कि 21 फीट का ध्वज स्थापित होगा, वह ध्वज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगा। काशी के विद्वान, अयोध्या के विद्वान के जो है नेतृत्व में यह जो है ध्वज की स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। ये बड़े ही सौभाग्य के विषय है। संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर अत्यंत उत्साह है। ये मानिए कि यह उसके पूर्व दीपोत्सव का जो भव्य दिव्य ऐतिहासिक मनाया जा रहा, उसी का यह एक कड़ी है जो उस ध्वज की स्थापना में यह भी एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय कि नित्य निरंतर भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर अपने चरम सीमा पर है, अपने पीक स्टेज पर है, लास्ट स्टेज पर है। यह संपूर्ण देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगा। वह श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा होगा। यह स्वर्णाक्षर से अंकित होगा विश्व के मानचित्र पर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है। वो जन जन के नायक हैं। ऐसे आराध्य परमात्मा परमेश्वर का भव्य मंदिर संपूर्ण जनमानस के लिए कल्याणकारी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। इसमें राम के सेवक के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे और
अयोध्या और काशी के सभी विद्वानगण इसमें शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और दिन अद्भुत वो क्षण आने वाला है। और 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यह कार्यक्रम होगा। 5 दिन का इसमें एक बहुत बड़ा रामराज और झंडा रोहन होगा, जिसमें धर्म का ध्वज फहलाया जाएगा। बताना चाहता हूं कि मोदी जी जब भी आते हैं तो भगवान राम लला का आशीर्वाद लेकर के ही जाते हैं। और वो 25 नवंबर जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा कि मोदी जी जब 22 जनवरी में आए थे तब भी भावुक हो गए थे, और जब 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन हुआ था तब भी भावुक हो गए थे। तो संत भावुक इसलिए हो गए थे वो कि उनको मालूम था कि आज जनता, आज जनार्दन, आज वो प्रभु की कृपा से आज वह कार्य हो गया जो हम सोचे थे। और वो भावुक होते रहते हैं क्योंकि वो संत है मोदी जी। यही सन हट करी हम पहचानी, साधु न हो ये कारज हानि, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख है तू संत अभागी। तो मोदी जी का आएंगे, हम लोग सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, भव्य स्वागत करेंगे हम लोग। ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद का दूसरा बड़ा कदम है। पीएम मोदी की मौजूदगी से ये ऐतिहासिक पल बनेगा। दुनिया भर के भक्त अब मंदिर दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। राम मंदिर का पूरा होना करोड़ों लोगों का सपना साकार करेगा। 25 नवंबर का ये दिन अयोध्या की शान बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं वाराणसी के दाल मंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण का काम जोरों पर है। नगर निगम ने तोड़फोड़ से पहले बाजार खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार है जहां 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। सड़क को 8 फीट से बढ़ाकर 23 फीट चौड़ा किया जाएगा, जिससे काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। लेकिन व्यापारियों में चिंता है क्योंकि 186 भवनों पर बुलडोजर चलेगा। मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हो रही हैं। सीएम योगी की निगरानी में चल रहा ये प्रोजेक्ट 220 करोड़ का है। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी का दाल मंडी बाजार पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ रोज हजारों करोड़ का व्यापार होता है, लेकिन संकरी सड़कें जाम का कारण बनी हुई हैं। नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे पूरा कर लिया है। वर्तमान में आज से 12 फीट चौड़ा सड़क को 23 फीट तक बढ़ाया जाएगा। 50 मीटर लंबी सड़क काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ेगी। कोई बात नहीं, किसी ने किसी से कोई बात नहीं है। सिर्फ ये आपके सामने आज जो इन्होंने कहीं लगाया है, कहा है कि नजूर की जमीन, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनकी रजिस्ट्री जो हुई है, उस रजिस्ट्री को करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? जिनके दाखिल खारिज बने हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने फर्जी तरीके से कराया? अगर कराया तो उसमें जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी शामिल है तो उनको दंडित कौन करेगा? ये बताइए। इतने सालों के बाद और आज आप नींद से उठे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? किस इंसाफ की बात आप कर रहे हैं? दाल मंडी के इन सारे लोगों के बारे में सोचिए। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ के दाल मंडी के दुकानदार, 1.5 लाख लोगों का परिवार चलता है मेरे भाई, अगल बगल से जिले के लोग आते हैं। तोड़फोड़ से पहले नगर निगम ने मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 186 भवनों की पहचान हुई है, जिनमें 10,000 दुकानें और 6 मस्जिदें शामिल हैं। मुआवजे के लिए 191 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रोजेक्ट से जाम कम होगा। लहुरा बीर से चौक तक का रास्ता आसान हो जाएगा। 4 पहिया वाहन भी आसानी से गुजर सकेगी। नगर निगम और PWD मिलकर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। दस्तावेज जमा करने की अपील की गई है। दाल मंडी का चौड़ीकरण वाराणसी के विकास का बड़ा कदम है, लेकिन व्यापारियों की
चिंताओं का समाधान जरूरी है। मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था से सबको फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ऐतिहासिक सागर तालाब का जीर्णोद्धार जोरों पर है। सदियों पुराना ये तालाब, जो शहर का प्रमुख जलाशय है, अब अपनी खोई हुई भव्यता वापस पाने को तैयार है। प्रशासन ने अमृत सरोवर योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से सफाई, गहराई बढ़ाने और 4 दीवारी निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इससे न केवल जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। गोंडा शहर के बीचों बीच स्थित सागर तालाब, जो ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है, लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। गंदगी, अतिक्रमण और कम जल स्तर से यह तालाब सूखने की कगार पर पहुंच गया था। अब केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इसका व्यापक जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 5 करोड़ रुपए की लागत से तालाब की सफाई, गहराई बढ़ाने और मजबूत 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। कार्य योजना में तालाब के आसपास के अतिक्रमण हटाना, जल निकासी प्रणाली सुधारना और हरित क्षेत्र विकसित करना शामिल है। इससे वर्षा जल संचयन बढ़ेगा और भूजल स्तर ऊंचा होगा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह तालाब पहले शहर की शान था, जहां लोग सैर सपाटा करते थे। जीर्णोद्धार के बाद यह फिर से पर्यटन स्थल के रूप में चमकेगा। कि जनपद गोंडा की विभिन्न जो दर्शनीय स्थल हैं और पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास की कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी इस तरह के वाटर बॉडीज हैं, उनका विकास का और उनके पुनर्जीवन का भी कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारी अर्गा झील है, चाहे हमारा कोडर झील है, या फिर हमारे जो नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित विभिन्न सरोवर हैं, उन सभी का पुनरुद्धार किया जाएगा और उनको पर्यटन के तौर पर विकसित भी किया जाएगा, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तालाब के लिए बजट भी अलॉट हुआ था, उसको पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा था, तो उसके लिए मैम क्या अभी जो सगरा तालाब के लिए बजट अलॉट हुआ था, उसकी कार्य योजना बना दी गई है और उसको उसमें उसके सौंदर्यीकरण और उसके जल शुद्धिकरण दोनों के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि जो स्थानीय निवासी हैं उसके सारी पर्यटन का और सरोवर की जो अच्छी एक विकसित हो जाएगा, उसका आनंद ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने ठेकेदार एजेंसी को 6 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना जल संरक्षण के लिए मिसाल बनेगी। आसपास के पार्क और वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे, जो जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। ये जो है 17वीं शताब्दी में जो है गुमान सिंह, महाराजा गुमान सिंह हुए हैं। उन्होंने अपनी रानी है भगवंत कौर के लिए जो है वो वृंदावन घूमने गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा गोंडा में भी मिनी वृंदावन की स्थापना करेंगे अपनी रानी के लिए। उन्होंने यहाँ पर ये सगरा तालाब और महल का निर्माण करवाया था, ऐसी मानता है। क्या बताया जाता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ ये महल है और महल से जो राजा रानी थे वो यहाँ से राधा कुंड तक सुरंग के रास्ते ऐसा मानते हैं। इस महल में नीचे अंडरग्राउंड एक सुरंग थी, जो वो राधा कुंड के पास निकलती जाके थी। वहाँ जाने के बाद स्नान करते थे, पुनः आके यहाँ गोवर्धन, इसके पीछे गोवर्धन की स्थापना की थी, वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा मानते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक राजा सगरा ये है, तो इसका कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार जिस तरीके से? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमारी सभ्यता और परंपरा जो है बची रहनी चाहिए। सगरा तालाब नहीं, यमुना तट है। महाराजा शिव प्रताप सिंह के पुत्र गुमान सिंह, जो मथुरा वृंदावन यहाँ से चले गए, वहां आने के लिए तैयार नहीं हुए वो। तब तट पर महारानी भगवंत कुमारी ने वहां जाके लाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा मतलब मथुरा वृंदावन की तट की तरह यहाँ भी मंदिर का निर्माण हो, छोटे छोटे मंदिर बने। उस हिसाब से ये आपका गोवर्धन ट्रस्ट, गोवर्धन मंदिर और सगरा तालाब नहीं, वो यमुना तट है। अच्छा, राधा कुंड कहा जाता है कि राजा और रानी अपने महल से निकलते थे और सुरंग के रास्ते राधा, हाँ, उसके नीचे एक सुरंग थी जो आज लुप्त हो गई है। सुरंग यहाँ से वो आपकी कोठी वहाँ महाराज के घर तक निकलती थी, वो लुप्त हो चुकी है। तो सगरा तालाब से इस राधा कुंड का क्या? राधा कुंड इस मंदिर से सगरा तालाब जो है यमुना तट है, वो सगरा तालाब नहीं है। इसका लिंक जो है मथुरा से है। देवी पाटन मुख्यालय पर
गोंडा जिला है और गोंडा जनपद के मध्य में एक सगरा तालाब है, जिसके बारे में ये चर्चा है कि ये 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह की जो महारानी थी भगवंत कुंवर ने इसको वृंदावन की तर्ज पर बनवाया था और बिल्कुल उसी तर्ज पे इसका निर्माण भी हुआ था। ऐसी किंवदंतियाँ भी हैं और कुछ उसके साक्ष्य भी मिलते हैं कि इससे कनेक्टिविटी की गई थी जो है राधा कुंड की, वहाँ पर भी जल यहाँ से आता था। ये प्रमुख जल स्रोत भी है, यहाँ का प्रमुख जल संचय का भी केंद्र था। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जलाशय होने से गोंडा जनपद का वाटर लेवल हमेशा सही बना रहता है। वर्तमान में इसके रखरखाव में काफी कमी दिखाई पड़ती है। गोंडा के सागर तालाब का ये पुनरुद्धार न केवल जल समस्या का समाधान करेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है कि वे अतिक्रमण न करें। सागर तालाब का जीर्णोद्धार गोंडा के लिए एक नई शुरुआत है। जल संरक्षण की इस पहल से शहर हरा भरा और सुंदर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं बहराइच में भेड़िया का हाफ एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने भेड़िए के पैर में मारी है गोली और पैर में गोली लगते ही भाग निकला भेड़िया। ड्रोन कैमरे में भेड़िए का भागते हुए वीडियो मिला है और वन विभाग की नाक से नीचे भागा भेड़िया। आपको बता दें कि 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है और 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है ये भेड़िया। कैसरगंज के कोनिया में भेड़िए का ये हाफ एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि भेड़िए के आतंक से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन बहराइच में जिस तरीके से उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है उसके वन विभाग ने भेड़िए के पैर में गोली मारी है। वहीं कुशीनगर में अवैध पटाखे फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 लाख रुपए कीमत के पटाखे बरामद भी किए गए हैं। आपको बता दें कि 48.5 किलो बारूद, भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद हुई है। दीपावली छठ पर ऊंचे दामों पर बेचने की थी तैयारी। आपको बता दें कि पड़ौना कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 3 लाख रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।